Hello friends, मित्रों I am Arvind Kumar this side and today we will discuss the taxability of the income। आपको पता है इंडिया में जो इनकम आदमी को टैक्स होती है वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्स होती है। इफ़ आई एम रेजिडेंट इन इंडिया तो जो ग्लोबल इनकम है वो मुझे इंडिया में टैक्स होगी और मुझे वो सारा टैक्स इंडिया में देना है। इफ़ आई एम रेजिडेंट इन इंडिया, मान लीजिए मैंने बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर खरीदे हुए हैं, वहाँ से मुझे डिविडेंड आता है, या मैंने एप्पल के शेयर खरीदे हुए हैं, उन कंपनी से डिविडेंड आता है, ऑल दैट इनकम इज टैक्स हेयर। वो बाद में उसका क्रेडिट हम सेक्शन 1991 में क्लेम कर लेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करते हैं वो एक अदर इशू है, वी विल इंक्लूडेड। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सेक्शन 9 है इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विद द इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया जो के साथ डील करता है वो यही कहता है जो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज हुई है वो सारी नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन डाली हुई है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में, दैट एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनी या इन केस ऑफ द नॉन रेजिडेंट एसएससी कई बार वो यूज आता है कि उनका बिजनेस कनेक्शन है भी या नहीं। तो टुडे वी विल डिस्कस द रीड द प्रोविजन एज पर द फाइनेंस बिल 2020 और उसमें मेमोरेंडम जो है दिया हुआ है, मेमोरेंडम में क्या बात बोली है फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेट्स रीड। देखिए, aligning the scope of business connection with modified PE rule as per multilateral instrument under the existing provision of explanation 2 clause 1 of subsection 1 of section 9, business connection include business activity carried out by non-resident थ्रू डिपेंडेंट एजेंट। मान लीजिए कोई मिस्टर जॉन है या मिस्टर प्रॉक्टर है और उसने मुझे अपना एजेंट इंडिया में अपॉइंट कर रखा है और मैं उसके बिहाफ पे काम करता हूँ यहाँ पे, और जो रेमिटेंस आती है मैं उसको भेज देता हूँ। तो ही हैज़ द बिजनेस कनेक्शन विद मी। द स्कोप ऑफ बिजनेस कनेक्शन, या देखिए पढ़िए, द स्कोप ऑफ बिजनेस कनेक्शन अंडर द एक्ट इज सिमिलर टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिपेंडेंट एजेंट परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ द DAPE रूल्स इन टैक्स ट्रीटी। कई देशों के साथ हमारी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बने हुए हैं, ट्रीटी बने हुए हैं। वो कहता है कि इन टर्म्स ऑफ द DAPE रूल्स इन टैक्स ट्रीटी, इफ एनी पर्सन acting on behalf of the non-resident is habitually authorized to conduct contract for the non-resident and such agent would constitute a PE मतलब परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन द सोर्स कंट्री। अगर कोई रेजिडेंट एजेंट है और वो नॉन रेजिडेंट के लिए काम करता है तो उसको हम परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे इंडिया में। However, in many cases with a view to avoid establishing a permanent establishment, hereinafter referred to as PE under the article 5 subsection 5 of the DTA, a person acting on behalf of the non-resident negotiate the contract but does not conclude the contract. Further, under paragraph 4 of the article 5 of the DTA, a PE is deemed not to exist when a place of business is engaged slowly certain activities such as maintenance of stock of goods for storage, display, delivery, processing, purchasing of goods or mercantile collection of information. This exclusion apply only when these activities are preparatory or auxiliary in relation to the business as a whole. कहता है अगर ये एक्टिविटी आप करते हो तो हम इसको परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेंगे, इज डीम नॉट टू बी एग्जिस्ट। द OECD अंडर BEPS एक्शन प्लान 7 रिव्यूड द डेफिनेशन ऑफ PE परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग अवॉइडेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स। कहता है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन को वाइड किया गया वो इसलिए किया गया है ताकि वो पेमेंट को बचा ना सके बाय circumventing the existing PE definition by the way of commissionate arrangement or fragmentation of the business activity. In order to tackle such a tax avoidance scheme, the BEPS Action Plan 7 recommended a modification to paragraph 5 of Article 5 to provide that agent would not include not only person who habitually conclude contract on behalf of the non-resident but also a person who habitually play a principal role leading to conclusion of contract. Similarly, Action Plan 7 also recommended the introduction of an anti-fragmentation rule as per paragraph 4.1 of Article 5 of OECD
मॉडल टैक्स कन्वेंशन 2017 सो एज टू प्रिवेंट टैक्स पेयर फ्रॉम रिसॉल्टिंग टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फंक्शन विच आर अदरवाइज एज अ होल एक्टिविटी in order to avail the benefit of exemption under paragraph 4 of the article 5 of double taxation avoidance agreement। तो ये सारा नॉन इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है। ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनल टैक्सेशन। और सेक्शन 9 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो डील करता है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया के साथ। और अगर कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वो इनकम नॉन रेजिडेंट को यहाँ टैक्स नहीं होगी। थैंक यू।